आज की कहानी। गांव वाले बाऊजी। बाऊजी, आपकी गाड़ी शाम 4 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी। मैं आपको लेने स्टेशन पर आ जाऊंगा। रितेश ने गांव से उसके पास शहर आ रहे अपने पिताजी से फोन पर कहा। क्यों, तुम्हारी ड्यूटी नहीं होगी क्या उस दिन? इतनी दूर ऑफिस से सिर्फ मुझे घर तक छोड़ने आओगे? जी हाँ, मैं हाफ डे की छुट्टी ले सकता हूँ या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। मेरे पास एक कंधे पर लटकाने वाला थैला ही तो होगा। फिर मौसम भी ठंड का है, कोई गर्मी तो है नहीं। तुम्हारा घर स्टेशन से दूर ही कितना है? मैं आराम से पैदल पहुंच जाऊंगा। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करके ही लौटना, फिर शाम को घर पर ही मिलेंगे। और उन्होंने फोन काट दिया। रितेश के पिताजी गांव में रहते थे और साल में 1 या 2 बार 2-4 दिन के लिए अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के पास शहर आते रहते। उनका बेटा बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था और सामान्य रूप से एक संपन्न जिंदगी गुजरता था। उसके 2 लड़के थे। बड़ा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता था और छोटा 7वीं क्लास में। शहर में अपने बेटे के पास आकर भी 72 साल के बाऊजी सुबह 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे। तब सारा परिवार गहरी नींद में सोया रहता। जागने के बाद वे शौच इत्यादि से निवृत्त होकर प्रातः काल की सैर करने निकल जाते और 7 बजे तक घर लौटते थे। तब उनकी बहू उन्हें चाय बनाकर देती थी। बाऊजी अपना सुबह का नाश्ता सुबह 9 बजे तक कर लिया करते थे। जब भी वे गांव से आते, रितेश को उनके लिए बाजार से मिश्रित अनाज का आटा और गुड़ खरीद कर लाना पड़ता था। वे सुबह के नाश्ते में गेहूं चने की रोटियां ही खाया करते थे। बाऊजी को यहाँ आए हुए कई दिन हो गए थे। रितेश ने अनुभव किया कि इस बार बाऊजी न जाने क्यों कुछ चिंतित से रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से भी पूछा था कि बाऊजी आजकल परेशान से क्यों रहते हैं, क्या तुमसे कोई बात हुई है? किंतु रितेश की पत्नी भी बाऊजी के माथे पर चिंताओं की रेखाओं के कारण से अनभिज्ञ थी। रितेश अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसे लगातार इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि मेरे या परिवार के व्यवहार में या सेवा शुश्रूषा में क्या कमी रह गई, जो साल में 4-6 दिन के लिए ही मेरे पास आने वाले बाऊजी परेशान से रहते हैं। मुझे लाड़ प्यार से पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे पालक चंद दिनों भी मेरे पास खुश न रह सकें तो चिंता का विषय तो है ही। उन्होंने कई बार पूछने का प्रयास भी किया, किंतु बाऊजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतवार का दिन था। बाऊजी अपना नाश्ता कर चुके थे। बच्चे टेलीविजन पर तेज आवाज में कोई वेब सीरीज देख रहे थे। रसोई में से तरह तरह के तेल और मसालों की खुशबू उड़ रही थी। पूरे घर का वातावरण एकदम खुशनुमा था, किंतु बाऊजी किसी गहरी सोच में डूबे थे। रितेश एक प्लेट में पकौड़े लेकर बाऊजी के पास आया और कहने लगा, बाऊजी 1-2 तो चख ही लो, आपकी बहू ने बड़े जतन से बनाया है। एक छोटा सा टुकड़ा रख दे रितेश, वैसे इस उम्र में मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है। तू नाश्ता कर ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बाऊजी ने गंभीर स्वर में कहा। रितेश शंकित सा वहां से चला गया। थोड़ी देर में कोई गंभीर बात जानने की जिज्ञासा में सारा परिवार बाऊजी को घेर कर उनके पास बैठा था। दोनों पौत्र, स्वयं रितेश और पत्नी वैशाली। सबसे पहले वैशाली ने कहा, बाऊजी आजकल आप कुछ उदास से रहते हैं, बोलते भी कम हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं। दादू, इस बार आपने गांव की कहानियां भी नहीं सुनाई। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बड़े पोते ने कहा। हाँ बाऊजी, आपको कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इस उम्र में कुछ दवाइयाँ तो चलती ही हैं।
बाबूजी ने अचानक मौन तोड़ते हुए कहा, बीमार मैं नहीं, तुम हो। सारा परिवार उनकी तरफ आश्चर्य और उत्सुकता से देखने लगा। बाबूजी ऐसे तो कभी नहीं बोलते थे। थोड़ी देर मौन छाया रहा। फिर बाबूजी भावुक होकर धीरे धीरे बोलने लगे, तू मेरा एक ही बेटा है रितेश। अब तू और तेरे परिवार के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गांव में अकेला रहता हूँ तो इसलिए कि यहाँ शहर में मेरा मन नहीं लगता और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी है, मगर यहाँ मैं अपने ही परिवार का पतन देख रहा हूँ। ऐसा भी क्या हो गया बाबूजी? कैसा पतन? सब ठीक तो है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है, बच्चे पढ़ रहे हैं और अपना मकान संपत्ति, बस यही है न तुम्हारे पास बताने को और गर्व करने को, यानी पैसा। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दूसरी चीज पैसा। और पहली वो क्या है बाबूजी? स्वास्थ्य। ये जो तेरी ड्रॉअर में दवाइयाँ भरी हुई हैं, जिन्हें तू दिन रात फंकने को मजबूर रहता है, ये क्या है? वो शहरों की जिंदगी में बाबूजी कई तरह के स्ट्रेस, और क्या करूं, लाइफ ही ऐसी हो जाती है। अब ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, और अभी तो तूने कहा कि सब ठीक है। ये है सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है रितेश, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे 42 की उम्र में इतनी सारी बीमारियां हैं। बड़े अजय की उम्र अभी 14-15 साल है। मुझे लगता है कि इस समय उसका वजन 70 किलो से भी ऊपर रहा होगा। उसे थोड़ा सा तेज चलने में भी सांस फूलने लगती है। और बहू तुम, बेटा सारे दिन टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखना और बाजार की चटपटी चीजें खाना, न एक्सरसाइज न योगा। तो क्या करें बाबूजी, लाइफ ही ऐसी हो गई है। महानगरों में लाइफ हो नहीं गई है, तुमने इसे ऐसा बना लिया है। ये कैसा जीवन जी रहे हो तुम लोग? पूरा परिवार रात को 12 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है। फिर नाश्ते में कभी छोले भटूरे, कभी कचौड़ी या पराठे, कभी कच्चे मैदे की बनी हुई मैक्रोनी और पिज्जा, और हानिकारक केमिकल्स से भरे हुए नूडल्स। जो बच्चों को और इनको पसंद है वही नाश्ते में बना लेती हूँ बाबूजी। आपके बेटे को भी चटपटा खाने का बहुत शौक है। महीने के आधे दिन तो रेस्टोरेंट से मांगकर फास्ट फूड खाते हैं, और मैं विरोध करती हूँ इसलिए बताते नहीं, वरना मैंने तो सुना है कि बाहर नॉन वेज भी। बहू ने संकोच के साथ कहा। हाँ कर लो बाबूजी से मेरे चुगली, तुम्हें भी आज अच्छा मौका मिला है। तुम कितना भी छिपाओ रितेश, इस घर में फैली महक से इतना पता तो मुझे लग ही गया है कि तुम स्मोक करते हो। बेटा, जब मैं अध्यापक था तो हमेशा अपने छात्रों को पढ़ाई से भी अधिक स्वास्थ्य और चरित्र की शिक्षा देता था, किंतु आज मेरे अपने ही घर में उनका स्वर भीग सा गया और वे चुप हो गए। मगर दादू, ब्रेकफास्ट हो या डिनर, टेस्टी भी तो होना चाहिए। आज मैं आपको पिज्जा टेस्ट कराता हूँ। दादू, मजा आ जाएगा, छोटे पौत्र ने कहा। देखो बेटा, कुदरत का एक नियम है कि जितनी भी हानिकारक चीजें होती हैं, उनमें एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। नीति ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद, विलासिताएं, आनंददायक चीजें और मद बनाए हैं, किंतु हर आनंद में एक मौन आदेश छुपा हुआ है, और नीति का वो मौन आदेश है नियंत्रण का, आत्मविश्लेषण और अनुशासन का। मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती है, किंतु उसी स्वादिष्ट मिठाई का अत्यधिक सेवन आपकी सेहत को तबाह कर सकता है। क्या कोई इंसान रोज अपनी जीभ का गुलाम होकर केवल मिठाइयों या भांति भांति के व्यंजनों के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है?
यही बात व्यसनों पर भी लागू होती है। अल्कोहल, अफीम और भांग इत्यादि का अल्प मात्रा में दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन्हीं नशीले पदार्थों ने न जाने कितने घर और कितने जीवन बर्बाद कर दिए हैं। आप अपने जीवन की लगाम को इतना ढीला नहीं छोड़ सकते कि आपका स्वास्थ्य अनियंत्रित होकर ऐसे गड्ढे में जा गिरे जहां से उसे निकालना संभव ही न हो। दरअसल पिताजी, गांव के और शहर के जीवन में ये बहानेबाजी छोड़ो रितेश। क्या महानगर का जीवन तुम्हें रात को 12 और 1 बजे सोने और सुबह 9 बजे उठने को बाध्य करता है? सुबह को रोज नाश्ते में मक्खन और पराठे, समोसे और भटूरे, कचौड़ियाँ और नूडल्स खाने को महानगर कहता है क्या? कौन तुम्हें सामान्य व्यायाम करने से रोकता है? यहाँ भी कितने लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते ही हैं। किसने तुम्हारे पावों में बेड़ियां डाल रखी हैं भला? बाऊजी, जैसी जीवन शैली आम शहरियों की हो गई है, हम भी धीरे धीरे उसी में ढल गए हैं, बहू ने धीमे से कहा। वैसे हम नाश्ते में जूस और ब्रेड बटर। मुझे तुमसे ज्यादा शिकायत है वैशाली बेटा। शादी से पहले के स्पोर्ट्स में मिले प्रमाण पत्र और शील्ड आज भी तुम्हारी अलमारी में सजे हुए हैं, मगर इस परिवार से मिलकर तुम भी ये फैक्ट्रियों में बने हुए डिब्बा बंद मीठे केमिकल के घोल को तुम जूस कहती हो और ब्रेड। क्या रितेश के डॉक्टर ने उसे बताया नहीं कि मैदे की बनी ब्रेड भी रेगुलर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? देखो बच्चों, ये शरीर तुम्हें कुदरत की दी हुई एक नियामत है। उसने तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया था, किंतु तुम उसके साथ क्रूर खिलवाड़ करके उसे विकृत बनाने पर आमादा हो। मुझे बेहद अफसोस और चिंता के साथ कहना पड़ रहा है रितेश कि तुम्हारा बेटा अभी 14 साल का है और तुम दोनों अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए हो। अगर तुम इसी तरह का विलासी और अनियंत्रित जीवन जीते रहे तो क्या तुम उसे एक स्वस्थ और योग्य नागरिक बनाने का दायित्व निभा पाओगे? कुछ भी हो सकता है रितेश, कुछ भी। अगर यही हाल रहा तो तुम असमय अपने परिवार को अनाथ छोड़कर। पूरा परिवार शांत और गंभीर मुद्रा में अपने जीवन की सहज और सामान्य लगने वाली भयावहता को समझकर गंभीर हो गया था। रितेश ने मुंह तक ले जाने के लिए हाथ में लिया पकौड़ा दोबारा प्लेट में रख दिया। देखो बेटा, प्रकृति का सीधा सिद्धांत है कि एक मानव प्रकृति के उत्पादों का एक सीमा से अधिक उपभोग और दोहन नहीं कर सकता। शायद भगवान ने ये नियम इसीलिए बनाया होगा कि कायनात की सारी नियामतों का सब मानवों में और सब जीवों में बंटवारा हो सके। अगर सारा माल पैसे वाले ही खा जाएंगे तो गरीबों का क्या होगा? उन्होंने हंसते हुए वातावरण को सामान्य करने का प्रयास किया। हाँ दादू, आप ठीक कहते हैं। सारे स्कूल के दोस्त मुझे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते हैं। तब क्या हम सब नौकरी वोकरी छोड़कर गांव में जाकर बस जाएं बाऊजी? रितेश ने कहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी देर नहीं हुई है बेटा। जब आंख खुलें तभी सवेरा है। यहीं रहकर पूरी जीवन शैली को बदलना होगा। सब ठीक हो सकता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कल से पूरा परिवार सुबह 5 या 6 तो नहीं, 7 बजे तक बिस्तर छोड़ देगा। परिवार के सभी लोगों को मॉर्निंग वॉक करना होगा। उसके बाद उबले हुए सब्जी के टुकड़े और काली चाय। क्यों दादू? छोटे पोते ने हंसते हुए कहा। यही तो विसंगति है मेरे लाल। हमने ये मान लिया है कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वादहीन और रूखा सूखा खाना पड़ता है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, अति सर्वथा वर्जयते। शरीर को वसा भी चाहिए, एनर्जी के लिए मीठा भी चाहिए, विटामिन और मिनरल्स चाहिए, किंतु बस एक सिद्धांत याद रखो, जितना शरीर में खर्च हो उससे कम खाओगे तो कमजोरी होगी और अधिक खाओगे तो वजन बढ़ेगा। विज्ञान का युग है।
हमें अपने एक एक कोर का पता होता है कि इसमें कितने विटामिन और कितने मिनरल्स हैं या कितनी हानिकारक बैड कोलेस्ट्रॉल या शुगर मौजूद है। जहां तक तुम स्वादहीन खाने की बात करते हो, किसने कहा कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन स्वादिष्ट नहीं होते? हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में इतने स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन मौजूद हैं कि स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। दक्षिण भारत के इडली, उत्पम और सांभर, गुजरात के खाकरा और ढोकला, बंगाल का सौंदेश और हल्की फुल्की बंगाली मिठाइयाँ, राजस्थान की दाल बाटी। अरे व्यंजन तो भरे पड़े हैं। तुम डिब्बाबंद जूस छोड़कर मौसम के फलों का आनंद ले सकते हो। ब्रेड की जगह मिश्रित अनाज की मसालेदार रोटी बना सकते हो। इच्छा शक्ति चाहिए बेटा। तुम्हारी मम्मी एक पढ़ी लिखी लड़की है। बस तुम्हारे पापा के रंग में कुछ ज्यादा ही रंग गई है। उन्होंने हंसते हुए कहा, पापा आज तो आपने मेरी भी आंखें खोल दी। गृहिणी होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी ही है। आज के बाद देखती हूँ कि आज के बाद ये कैसे उल जलूल चीजें खाते हैं, वैशाली ने कहा। और मॉर्निंग वॉक कब से? बाऊजी ने प्रश्नसूचक निगाहों से कहा। कल से, पूरा परिवार संवेद स्वर में चिल्लाया। कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए और परमात्मा के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखिए। पहली बार इस चैनल में आए हो और वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि ऐसा कर चुके हो तो आपको साधुवाद। अंत में इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलिए। पुनः आप सभी दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।